आज तारीख 4 अप्रैल 2026। एक नाविक, भारतीय नाविक, जो कि अपने डेक पर बैठा हुआ है, रात का अंधेरा पसरा हुआ है, रॉकेट उसके सर के ऊपर से गुजर रहे हैं। वो नीचे नहीं जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा है। नींद आंखों में भरे पड़े हैं, लेकिन वो सोने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि उसके मन में डर भरा पड़ा है। इतने दिनों में वो कुछ सीखे ना सीखे, एक चीज बड़ा बेहतर समझ चुका है कि जब रात का अंधेरा होता है तभी अटैक होता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता है, ये आज की हकीकत है। ये कहानी है उस 28 साल के एक भारतीय लड़के की, जो हिंदुस्तान से गया था गल्फ कंट्री पैसे कमाने, अपने घर वालों की मदद करने, लेकिन आज वो 20,000 नाविकों के साथ पर्शियन गल्फ में अपने जहाज में बंद पड़ा है, फंसा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हुरमोज बंद है। इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि हुरमोज पूरी तरीके से बंद है, वो भी असली जंग में। एक ऐसा नाली जिसके बंद होने के सोच से भी पूरी दुनिया घबरा जाती है, वो आज सच में बंद है। और आज के इस वीडियो का मकसद भी यही है कि इस 33 किलोमीटर के पानी का पूरा इतिहास समझना। हम जानेंगे कि 28 फरवरी को आखिर क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, और इन सबों का आप पर और मुझ पर क्या असर पड़ता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी दी अनटोल्ड भारत में ये सीरीज जियोपॉलिटिक्स की। सबसे पहले चलते एक काम करते हैं, आप अपने दिमाग में एक नक्शा बना लो, एक मैप, मिडिल ईस्ट का एक मैप बनाते हैं, ठीक है। नीचे एक छोटा सा पॉकेट बना लेते हैं जिसका नाम है पर्शियन गल्फ। अब इस पॉकेट में है क्या क्या? तो इस पॉकेट में है सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, यानी दुनिया के सबसे बड़े तेल वाले देश एक पॉकेट में। मतलब ये समझ लो कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का गोदाम, और वो सारे के सारे एक ही जगह पर। अब इस पॉकेट से बाहर कैसे निकलना है? तो उसके लिए एक रास्ता है, और वो जो रास्ता है महज 33 किलोमीटर है चौड़ाई का है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मोज। 33 किलोमीटर का एक पानी का रास्ता। अब इस रास्ते की एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान, बस इतना सा। और उस दोनों के बीच का दूरी महज 33 किलोमीटर, जहां से पर डे दुनिया का 20% तेल हर रोज गुजरता है, यानी करीब 20 मिलियन बैरल। एक बैरल में होता है 159 यानी 159 लीटर। मतलब एक दिन में इस 33 किलोमीटर से 3 अरब लीटर तेल पर डे निकलता है। यह है हुरमोज की ताकत। और ये बंद हो जाए तो, जैसा अभी हो रखा है। अब एक सवाल है आपके लिए, ये ताकत, हुरमोज की ये ताकत कब शुरू हुई? जब तेल की खोज हुई तब से, यानी 20वीं सदी के आसपास से? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी बहुत पुरानी है, जब दुनिया में हवाई जहाज नहीं थे, जब दुनिया में गाड़ियां भी नहीं थी, जो इनफैक्ट जब दुनिया में भाप के इंजन, जो स्टीम इंजन है, वो तक नहीं थे, उनकी भी जात नहीं हुई थी, तब भी इस जगह के लिए साम्राज्य आपस में लड़ा करते थे। लेकिन सवाल है क्यों? उस वक्त क्या जरूरत? देखो, जो बात आज सच है वो हजारों साल पहले भी सच थी, कि जो इस रास्ते को कंट्रोल कर लिया वो व्यापार को कंट्रोल कर लेगा, और जो व्यापार को कंट्रोल कर लेगा वो सत्ता को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि इकोनॉमी उसके हाथ में होगी। मेसोपोटामिया, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते, वहां पर कुछ साम्राज्य थे, सभ्यताएं थी, जैसे सुमेरियन, बेबीलोनियन, इस तरह से कुछ सभ्यताएं। उन्हें मसाले, हाथी के दांत, रेशम, कीमती पत्थर, ये सब चाहिए होता था। और ये सब कहां मिलते थे? तो हिंदुस्तान में, हमारे देश। लेकिन हिंदुस्तान से मेसोपोटामिया ये माल जाएगा कैसे? पर्शियन गल्फ के रास्ते। इन पर्शियन गल्फ के दरवाजे पर क्या है? पर्शियन गल्फ का दरवाजा ही तो स्ट्रेट ऑफ हुरमुज, यानी कि हुरमुज हजारों साल पहले भी इंपॉर्टेंट था, जितना इंपॉर्टेंट आज है। और लोग ये बात समझ चुके थे कि जो इस क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया वो सरदार बन जाएगा। 7वीं सदी की बात है। होता है क्या, इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम का जब उदय होता, जो अरब के व्यापारी थे, काफी बढ़िया व्यापारी थे, अच्छे नाविक भी थे, दूर दूर तक जाते थे, नाव लेकर के व्यापार करते थे, ये हुर्मुज का ही सहारा लेते थे, वहीं से निकलते थे। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, हिंदुस्तान, हर जगह तरफ जाते थे। उनको एक बात समझ में आया कि ये जो हुर्मुज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उतना भी उस वक्त ध्यान नहीं दिए जितना बाकी लोग दे सकते थे। अब यहां पर होता है क्या,
जो ये लोग यानी अरब व्यापारी लोग पूरी दुनिया में जा रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तो दुनिया के लोग भी अरब आ रहे थे, व्यापार कर रहे थे, और हुरमुज में सबसे बड़ा बंदरगाह बना। बंदरगाह बनने की वजह से क्या था कि कई सारे देश के लोग वहां पर रहते थे, यानी कि एक बंदरगाह शहर बन गया जिसका नाम ही था हुरमुज। आज भी वो शहर मैप में आपको मिल जाएगा। हुरमुज जो स्ट्रेट ऑफ हुरमुज के जस्ट बाजू में एक शहर है, बंदरगाह सिटी है वो बेसिकली। तो वहां पर लोग रहते थे। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद 1507 ईस्वी का दौर आता है, पुर्तगाली आए। अब देखो, पुर्तगालियों का नाम सुनते ही आपको एक बात याद आना चाहिए, वास्को डी गामा। अगर आप हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, रूबरू होंगे, तो आपको पता होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि ये बात गलत है। वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने वाले रास्ते का खोज किया था। तो वास्को डी गामा, जैसा कि आपको शायद पता हो कि पुर्तगाल से, स्पेन से जो होते हुए अफ्रीका को क्रॉस करता है, फिर वो एक नाविक रहता है व्यापारी अब्दुल मजीद, उसके सहारे हिंदुस्तान पहुंचता है कालीकट, और यहां पर उसका स्वागत होता है, जो भी है। तो इस तरीके से पुर्तगाली भारत आए, व्यापार होना शुरू होता। व्यापार पहले भी था, इस रास्ते से, लेकिन बाद में एक पुर्तगाली गवर्नर आता है जिसका नाम था अल्फांजो डी अबुकर्क। अब ये जो अबुकर्क था, वो अपना बेड़ा लेकर पहुंच जाता पर्सन गल्फ। उसे समझ में आ चुका था कि पर्सन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसने क्या किया, इस पर्सन गल्फ पर कब्जा करने का प्रयास करने लगा, खासकर हुरमुज पर, और वो कर भी लिया कब्जा। अब हुरमुज उसके हाथ में है। जो वहां पर आसपास का एरिया है, वहां पर कोई भी जहाज आएगा या जाएगा उसे टैक्स देगा। अरब सागर उसके कब्जे में आ चुका था। आप यकीन नहीं करोगे, जो हमारे देश के बहुत बड़े शासक रहे, अकबर, सम्राट अकबर ने भी, या बादशाह अकबर बोल लो, उसने भी इन पुर्तगालियों को टैक्स पे किया था समुद्र में। सोचने वाली बात है, जिस व्यक्ति का हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में रहा, वो हिंदुस्तान के सागरों में कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये जो कार्टेज पद्धति लेता है, ये बिल्कुल जस्ट लाइक ए टोल टैक्स, जैसे आज टोल टैक्स है, आप वहां से क्रॉस करोगे तो आपको पे करना होगा, बिल्कुल वैसे ही था। और इस व्यवस्था से पुर्तगालियों ने, यूरोपियों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, क्योंकि ये जो दरवाजा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दरवाजे पे कंट्रोल, सत्ता पर कंट्रोल, व्यापार पर कंट्रोल, शासन पर कंट्रोल। अब 1622 यानी 1622 ईस्वी, पुर्तगालियों का जो ये पूरा सिनारियो था, गेम था, आसपास के लोग तो देख रहे थे, अंधे तो थे नहीं। तो उनमें से एक होता सफाविद वंश का व्यक्ति, वो, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ ये सारी चीजें। वो क्या करता है, बॉलीवुड की तरफ देखता है और समझ जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पुर्तगालियों का दुश्मन कौन है, तो पुर्तगालियों का बहुत पुराना दुश्मनी रहा अंग्रेजों से। थोड़ा बहुत अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा दुश्मन, बहुत बड़े लेवल का दुश्मनी था। तो ये क्या करता है, अंग्रेजों से दोस्ती कर लेता है। अंग्रेजों से दोस्ती किया, अंग्रेजों के साथ मिल करके पुर्तगालियों को ये लोग खत्म कर देते हैं, वहां से भगा देते हैं। अब अंग्रेज का हुकूमत यहां पर आ जाता है, लेकिन अंग्रेज बड़े सातिर लोग थे, थोड़े मोड़े सातिर नहीं, हम लोग समझ ही सकते हैं, आखिरकार हमारे देश पर काफी लंबा हुकूमत रहा उनका। तो अंग्रेज काफी सातिर थे। वो बोले क्या कि जमीन जो है वो तुम रख, लेकिन समंदर हमारा होगा। आसपास के जो छोटे छोटे इंपायर थे, वो सारे इस बात पर एग्री हो गए कि चलो ठीक है भाई, हमें तो जमीन से मतलब है। और इसकी वजह से आज उस एरिया में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, यूएई, दुबई, अबू धाबी, शहरजा, ये सब जो है, ये एक समय ट्रिकल स्टेट्स कहलाते थे। ये अंग्रेजों के ही देन है। वहां पर जब अंग्रेज बसे तो बहुत सारे लोग और व्यापारी वहां पर और बसने लग गए थे। लेकिन हुरमुज उनके लिए जरूरी क्यों था, क्योंकि हुरमुज से व्यापार होता था भारत का, और भारत अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था। और वो सबसे बड़ा व्यापार उस पूरे हुरमुज वाले रीजन में, पर्सन गल्फ के कंट्री का सबसे बड़ा व्यापार किसी से होता था, तो हिंदुस्तान से। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका था, थक चुका था, और साथ ही तेल की खोज भी हो चुकी थी। और तेल की खोज ने पूरे इतिहास को बदल दिया, पूरे रणनीति को बदल दिया। ये रेत के मैदान जिसका कुछ खास वैल्यू नहीं था, आज दुनिया के सबसे कीमती जमीन में से एक हो चुकी थी। और हुरमुज इन सबों का सरदार था एक तरीके से, क्योंकि ये वही क्षेत्र था जहां से ये तेल के मैदान के तेल को कीमत मिलने वाला था। क्योंकि अगर हुरमुज बंद तो तेल का कीमत खत्म, इसलिए यहां पर से हुरमुज का इंपॉर्टेंस और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज आप नोटिस करो, हजारों साल का ये इतिहास है, एक ही पैटर्न दिख रहा है। जिसने भी इस रास्ते को कंट्रोल कर लिया, जिसने भी इस रास्ते पर हुकूमत कर लिया, वही शक्तिशाली शक्तिमान बन गया। और जो इस रास्ते को खो गया,
वो खत्म हो गया। समय के साथ खिलाड़ी बदलते रहे, लोग बदलते रहे, सियासत बदलते रहे, शख्सियत बदलते रहे, लेकिन भूगोल और रास्ता कल भी वही था, आज भी वही है और होपफुली आगे भी वही रहेगा। अब आते हैं आज पर। आज 4 अप्रैल 2026 अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के ईरान पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस अटैक में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर अली खमानी, उनकी हत्या हो जाती है। अब इस पर ईरान भी जवाब देता है, ईच एक्शन हेज रिएक्शन, मिसाइल से, ड्रोन से और एक ऐसे काम से जिसके बारे में दशकों से वो केवल धमकी देते आ रहा था, जिसके बारे में पूरी दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, जिसके बारे में चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 2 मार्च 2026 IRGC, ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रोप, एक सीनियर ऑफिसर आते हैं और वो फॉर्मली कंफर्म करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज से अभी से बंद है और कोई भी जहाज अगर वहां से जाने का या उसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। फिर क्या? फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। पहले एक ही घंटे में VHF रेडियो पर वार्निंग्स भेज दिया जाता है सारे शिप्स को और इस वार्निंग के बाद 90% ट्रैफिक वहीं के वहीं गिर जाती है। जो टैंकर्स थे वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी थे वो कवरेज देना बंद कर देते हैं और शिप ओनर अपने जहाज को समंदर में उतारने से मना कर देते हैं। और यहीं पर स्काईलाइट टैंकर 1 मार्च को एक प्रोजेक्टाइल से हमला कर देती है स्काईलाइट टैंकर पर, वो डैमेज हो जाता है। 2 इंडियन क्रू मेंबर उसी पर मारे जाते हैं। MKD VOM ड्रोन वो वोट पे अटैक कर देता है, आग, एक्सप्लोजन, इंजन रूम खत्म और एक इंडियन सेलर वहीं पर मारे जाते हैं। 1 मार्च से 19 मार्च के बीच में जो बिल्कुल कंफर्म है जितने कॉमर्शियल वेसल थे, सिर्फ मैं उसका बात कर रहा हूं, 18 कंफर्म्ड अटैक हुए हैं कॉमर्शियल शिप्स पे और 28 साल का वो जो सेलर था, वो जो नाविक था जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, वो आज भी फंसा पड़ा। वो 20,000 नाविकों के साथ अपने जहाज पर अपने रूम में बंद है। वो रात को डेक पर बैठा हुआ है, रॉकेट देख रहा है, उसे नींद आ रही है लेकिन वो सो नहीं रहा है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है जब अंधेरा होता है तब अटैक भी होता है। थ्योरी में तो हम सब जानते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो क्या होगा, लेकिन अब तो रियल में बंद हो चुका है। तो चलिए रियलिटी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रूड ऑयल जो $100 पर बैरल से ऊपर जा चुका है, अपने पिछले 4 सालों में सबसे हाईएस्ट, इनफैक्ट $120 के आसपास भी जा चुका है बीच बीच में। इराक दुनिया का 6th सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री, जो कि पर डे जितना अपना प्रोडक्शन करता था उसमें 70% तक गिरावट ला चुका है। क्यों? क्योंकि अब यहां से तेल तो निकल नहीं पा रहे हैं और उनका जो स्टोरेज है जिसमें वो तेल स्टोर करते थे वो भी भर चुका है। सऊदी अरब, उसका जो अपना रिफाइनरी था वो बंद पड़ा हुआ है। कारण अगर हम आगे प्रोडक्शन करेंगे तो स्टोर कहां पर करेंगे और आगे तो हम फॉरवर्ड कर नहीं सकते। कतर एनर्जी, सेल, कुवैत, पेट्रोलियम, ये सारे फोर्सफुली बंद हो चुके हैं। कारण सिर्फ एक, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। गल्फ के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है इतनी बड़ी बंदी। अब इसका असर क्या पड़ेगा? इसके इंपैक्ट पर अगर आप देखो तो यूरोप पे हम लोग चलते हैं। यूरोप रसिया के बाद सबसे अधिक अगर डिपेंडेंट था अपने LNG के लिए तो वो था इस कतर कंट्री में। अब होता है क्या कि वहां से तो भाई अब गैस आने से रहा, जिसकी वजह से यूरोप पे काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। वहां पर इंटरेस्ट रेट कट्स रोक दिए गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है, रिसेशन का दरवाजा खुल चुका है, यानी लॉस ही लॉस, पूरे इकोनॉमी का बंटाधार समझ लो। और जो गल्फ स्टेट है वो बेसिकली 80% अपने भोजन के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। अब वहां पर इंपोर्ट होगा कैसे? यानी कि फूड सप्लाई वहां पर रुक चुका है, इसकी वजह से वहां पे फूड इमरजेंसी लाना पड़ गया है। ये हाल हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात, कुवैत और कतर में, यहां पर क्या है ना, पानी जो पीने का पानी है वो फिल्टर होकर के लोगों तक पहुंचता था। तो डिसलिनाइजेशन यानी समंदर के पानी को डिसलिनाइट करने का जो प्रोसेस होता था, वहां पर अटैक होना शुरू हो चुका है। पीने का पानी के लिए वहां के लोग मोहताज होने लगे हैं। लेकिन अब सवाल है कि हम पर क्या असर पड़ रहा है, हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ रहा है, यानी हम पर डायरेक्ट क्या असर पड़ रहा है। उस पॉइंट को काफी बारीक से हम लोग समझते हैं। देखो, अब वो हिस्सा जो सीधा आप पर
मुझ पर यानी हम सबों पर असर करता है उसकी बात करते हैं, यानी हिंदुस्तान की बात करते हैं। देखो हमारे देश का 60% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से आता है, मिडिल ईस्ट के रास्ते से ही आता है। अब इंडिया में मार्च 2026 इस मंथ के इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसके अनुसार ये डेटा मिलता है कि जो शिप ट्रांजिट है 200 से 300 पर डे शिप वहां से निकलते थे भारत के लिए, वो काफी गिर चुके हैं और वो गिर करके एक पे आ चुके हैं, मतलब एक जहाज मात्र वहां से भारत के लिए आ रहा है। इट्स मीन तेल का प्राइस अब डबल होना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा, एक रिसर्च और बताती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म है उनके अनुसार ये कहना है कि जो यूएसडी है उसका वैल्यू अब बढ़ जाएगा। अभी जो 95 है उससे भी ऊपर जा सकता है, $97 तक, यानी ₹97 तक जा सकता है डॉलर का वैल्यू। रिटेल इन्फ्लेशन आ चुका है, पिछले 10 महीने के एकदम हाईएस्ट पर है। ई वे बिल जनरेशन काफी गिर चुका है, महज 5% पे आ चुका है। इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हो चुकी है। और सिर्फ बात यहां पर इकोनॉमी की नहीं है, यहां पर बात हमारे 80 से 90 लाख लोगों की है जो यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर में रहा करते थे, यानी उस गल्फ कंट्री में रहा करते थे। वहां से उस फॉरेन करेंसी को भेजा करते थे जो हमारे रिवेन्यू के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा वरदान था। वो लोग वापस आ चुके हैं, क्योंकि अब वो डॉलर भी वापस नहीं आना है, वो डॉलर देश में नहीं आना है, क्योंकि वो लोग वापस आ चुके हैं। मार्च 2026 का रिपोर्ट ये बताता है कि 2,20,000 भारतीय गल्फ से भारत वापस आ गए हैं। भारत में जो ये गल्फ से इंडियंस वापस आए हैं, यहाँ के लोग, तो उनके साथ जो सोर्स था डॉलर का वो भी तो वापस आ गया है। टैंकर्स फंसे पड़े हैं। अमेरिका के ट्रेजरी ने भारत को इमरजेंसी वाइवर तक दे दिया है। रसिया ऑयल खरीदने का इजाजत तो मिला है कि रसिया से आप ऑयल खरीद सकते हो डोमेस्टिक प्राइस स्टेबल रखने के लिए, लेकिन समस्या यह है कि भारत दुनिया का 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है और आज वो महज 33 किलोमीटर के इस पानी की वजह से इमरजेंसी वाले कंडीशन में पहुंचने के हाल पर है। अब सवाल है ईरान, ईरान का नया गेम। ये बहुत शौक करने वाली बात है, क्योंकि इसके बारे में तो कोई नहीं सोचे थे। और कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो पुर्तगालियों ने किया था वो अब ईरान करने जा रहा है। उसका उसका क्या कहना है, वो एक ट्विस्ट है यहां पर, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ईरान कहता है कि हुर्मुज बंद नहीं है, हुर्मुज तो भाई हम खोल देंगे, लेकिन एक शर्त। और शर्त क्या है, हमें मेरे पानी पर सॉवरेनिटी चाहिए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए कि ये पानी ईरान का और सिर्फ ईरान का है, और इस दरवाजे से जो भी आएगा और जाएगा वो पैसा देगा। मतलब कार्टेज सिस्टम जो पुर्तगालियों ने लाया था। IRGC का कहना है कि एक सिंपल सा रास्ता है कि जो भी शिप यहां से आए जाए वो मेरे से परमिशन ले, और परमिशन लेने के लिए मेरे को टैक्स दे, मैं सिंपल सा जाने दे दूंगा। सिंपल सी बात है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट उनका बोलना है जो कि पॉसिबल नहीं लगता है। अगर ईरान ये करने लगा तो $20 मिलियन पर डे उसका अर्निंग हो सकता है, यानी महीने में $600 मिलियन। इतना ही इजिप्ट स्वेज कैनाल से कमाता है। अब उसका ये डिमांड करना सही है या गलत, वो आज भी विवाद का विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इजिप्ट जैसे स्वेज कैनाल से पैसा कमा रहा है, क्या ईरान को भी कमाना चाहिए अपनी जगह से? ये डिस्कशन का बात है, हवा में उड़ने वाला, हवा में बोलने वाली बात नहीं है। उस दरवाजे का क्या, क्योंकि उस दरवाजे पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। अब सवाल है कि यहां पर आगे क्या होने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ईरान की बातें मान ली जाए कुछ नेगोशिएशन के साथ, कुछ डिस्काउंट के साथ, या यह भी हो सकता है कि बात मानने के बजाय ईरान को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सामने बैठा दो देश, चाहे अमेरिका हो या इजराइल, वो कोई छोटा ताकत नहीं है। और कब तक युद्ध चलेगा? जब तक संसाधन है, जब तक हथियार है, जब तक लोग हैं। 9 मार्च को एक और खस्सा होता है। ट्रंप एक अनाउंसमेंट करते हैं, वो बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, उसे वहां पर कंट्रोल करना जरूरी है। 19 मार्च को वो एक अनाउंसमेंट में बोलते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहीं पर एक लाइन जोड़ देते हैं ट्रंप। अब ये लाइन जो था वो एक्सीडेंटली था या इंसिडेंटली, ये नहीं कहा जा सकता। वो बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बुलाया जाए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को। बाद में वो खुद सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन फिर मुस्कुरा भी देते हैं। सवाल है कि ट्रंप के मन में क्या है।
क्या ट्रंप ऐसा ही कुछ चाहते हैं कि हरमूज उनके हाथ में आ जाए? ईरान के पास 1000 माइल्स का कोस्ट लाइन है, यानी कि उस पूरे एरिया में उसका कंट्रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कर सकता है। इतना वो कैपेबल तो है। उसके पास कई सारे मोबाइल मिसाइल्स है, मतलब छोटे छोटे मिसाइल्स। और वो कहां पर वो छुपा रखा है वो ढूंढना भी मुश्किल है। एक मिसाइल अगर वो दाग दे किसी एक जहाज पर, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो आप समझ सकते हो। यानी कि ईरान के हाथ में बहुत बड़ा पावर है। अगर इसे काफी डिटेल्स में आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान अमेरिका से सीधा नहीं लड़ सकता है, लेकिन वो एक ऐसा काम कर सकता है जिससे लड़े बिना भी वो जीत जाएगा, जो अभी वो कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके या उसको डिस्टर्ब करके। तो एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी और दूसरी तरफ सस्ते ड्रोन्स, पहाड़ों में, समंदर में छिपे मिसाइल्स, और उस बीच में ये 33 किलोमीटर का वो पानी जो इस पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का लाइफलाइन है। तो हम अब यहां तक तो आ चुके हैं, 1000 साल से ज्यादा का इतिहास देख चुके हैं। एक ज्योग्राफी, एक पैटर्न जो कभी नहीं बदलता। लोग बदलते हैं लेकिन ज्योग्राफी वही रहता। मेसोपोटामिया के व्यापारी से लेकर के पुर्तगाली सेनापति तक, अंग्रेजों के एडमिरल से लेकर के अमेरिकन कैरियर ग्रुप तक, और IRGC के कमांडर से लेकर के इजराइल तक, सब एक ही जगह पर, सबके सब एक ही चीज के लिए, वो है उस 33 किलोमीटर के पानी की कहानी, उस 33 किलोमीटर का किस्सा। आज 4 अप्रैल 2026, आज सवाल अब सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का नहीं है। आज सवाल उस 28 साल के इंडियन सेलर का भी, उस नाविक का भी है जो डेक पर बैठा है, रॉकेट्स को देख रहा है। और सवाल उन 2,20,000 भारतीयों का भी है जो गल्फ से वापस आ गए हैं हिंदुस्तान में, कि अब वो क्या करेंगे। आज सवाल उस पेट्रोल का भी है, और जो कल आप पेट्रोल पंप में अपने गाड़ी में डलवाने वाले हैं। इतिहास में हमेशा ये जरूर से हुआ है कि जब कोई रास्ता बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसके लिए जंग होना शुरू हो जाता है। ये हमेशा से होते आया है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से। आज की जंग सिर्फ एक नई जंग नहीं है, ये वही पुरानी जंग है, बस तरीके बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, खिलाड़ी बदल गए हैं, शख्स बदल गए हैं, शख्सियत बदल गए हैं, लेकिन 33 किलोमीटर आज भी वही है, कल भी वही था और आगे भी वही रहेगा, क्योंकि ये भूगोल है जो नहीं बदलता। इतिहास बदल जाते हैं। और आज की ये पूरी कहानी, इतिहास से लेकर के आज तक की पूरी कहानी, आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। आप जो भी सोचते हैं इस पूरे वीडियो को देख करके कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है। तो मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।